इस सवाल में गौर से देखना है। कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2016 लालीवाला ग्रुप acquired 100% होल्डिंग इन पीए लिमिटेड फॉर ₹2000। ठीक है जी, 2000 मिलियन प्लस रिप्लेसमेंट अवार्ड एज डिस्कस्ड इन पार्ट 4 बिलो। अब देखो इसका मतलब क्या है सर। सब्सिडरी ने, गौर से सुनना, अपने एम्प्लॉइज को वादा किया था कि तुम लोग 3 साल रुको, मैं तुम्हें 100 शेयर दूंगा। ठीक है जी, क्या दूंगा? 100 शेयर दूंगा। ये फर्स्ट 2 में आता है ना? आता नहीं आता? यस सर। सर थोड़े टाइम बाद इस सब्सिडरी को अक्वायर कर लिया एक पैरेंट। नजर आ रहा है तुम्हें? चलो खोल लो, एक मिनट रुक जाओ। हैंड आउट योर क्वेश्चन नंबर है 65 65। हाँ जी, देखो मुझे एक बात बताओ, बाज़ औक़ात सब्सिडरी ने अपने शेयर होल्डर से वादा, अपने एम्प्लॉय से वादा किया होता है कि अगर तुम कंपनी के साथ 3 साल रुको तो मैं तुम्हें 100 शेयर्स दे दूंगा। ठीक है, अब इन शेयर्स की से अज्यूम करो वैल्यू है 1 लाख रुपए। थोड़े टाइम बाद ना पेरेंट ने इसको अक्वायर कर लिया। पेरेंट ने कहा सब्सिडरी आप छोड़ें, मैं इनको शेयर्स दे देता हूँ। ठीक है, आप छोड़ें, मैं इनको शेयर्स दे देता हूँ, मैं इनका काम सेटल कर देता हूँ, आप छोड़ दें। आपको नहीं लगता पेरेंट का एक एहसान है सब्सिडरी पे, है या नहीं है? ऐसा है या नहीं? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सर ऐसा है। तो बता पेरेंट ये जो सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को, ये सॉरी सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को ये पैसे या शेयर्स देगा, आपको नहीं लगता ये सब्सिडरी के बिहाफ पे दे रहा है? तो टेक्निकली पेरेंट का ये भी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में। ऐसा ये भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी में। ऐसा है? ऐसा है कि नहीं? हाँ या ना? बाबू जवाब तो दे दो। अपने से वो बंद करना पड़ेगा, बंद कर। हाँ जी, मुझे एक चीज ये बताओ, शेयर सब्सिडरी के देगा, कैश दे, कुछ भी दे, ये टेक्निकली सब्सिडरी के बिहाफ पे पैसे पे हो रहे हैं। और अगर सब्सिडी के बिहाफ पे पैसे पे हो रहे हैं तो टेक्निकली ये पेरेंट की एक इन्वेस्टमेंट है सब्सिडी को। ऐसा ऐसा है कि नहीं? तो वो क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है हमने कंसिडरेशन 2000 भी दिए और प्लस हमने रिप्लेसमेंट अवार्ड दिए एज डिस्कस्ड इन पॉइंट 4। अच्छा मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, बताओ पहले सेटल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहले सेटल करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सब्सिडरी की थी। अच्छा सीधी सी बात है, सब्सिडरी आईएफआरएस 2 अप्लाई कर रहा होगा? यस सर। और अगर सब्सिडरी आईएफआरएस 2 अप्लाई कर रहा होगा तो सब्सिडरी ने इस पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट पे डेफर्ड टैक्स एसेट बुक होता है। ऐसा? अब जब से इसकी जिम्मेदारी ले ली पेरेंट ने, तो फिर ये डेफर्ड टैक्स रिवर्स होके अब कौन बुक करेगा इसको? पेरेंट अपने रेट से बुक करेगा। ऐसा है कि नहीं? पहले इसको बुक करा था सब्सिडी। 3 पॉइंट्स इसमें याद रखो, ये कंसिडरेशन का पार्ट है, इस पर सब्सिडी ने ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स बुक किया होगा। और जब अब पेरेंट ने ले लिया तो सब्सिडी का डेफर्ड टैक्स रिवर्स हो जाएगा। ग्रुप के व्यू पॉइंट से डेफर्ड टैक्स एसेट किसके हिसाब से आ रहा होगा? पेरेंट के हिसाब से आ रहा होगा, क्योंकि अब पेरेंट ने सेटल करना है, उससे अपने ज्यूरिसडिक्शन में इसको क्लेम करना है, अपने रेट से इसको पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करना है। डन है? पक्का? चलो जी एक स्टेप आगे बढ़ो। वो कह रहा है भैया एलजी ने 20 मिलियन पे किए हैं बैंकर्स को और लॉयर्स को इस डील के कनेक्शन में। अच्छा हम सबको ये बात पता है जिन्होंने कंसोलिडेशन पढ़ी है कि जब शुरू में आप कंसोलिडेट, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हो और आप किसी से ड्यू डिलिजेंस ले रहे हो, लीगल ओपिनियंस ले रहे हो, तो सर इसके सारे पैसे एक्सपेंस आउट होते हैं, ये कैपिटलाइज नहीं होते। डन? तो मुझे बताओ इस पहले पैरा में से हमें 3-4 चीजें समझ में आई कि पेरेंट ने एक तो कैश पे किया है 2000 मिलियन का, सर सब्सिडी को रिप्लेसमेंट अवार्ड दिया सब्सिडी के एम्प्लॉइज को, 2 इन्वेस्टमेंट्स हैं, 20 मिलियन इसने जो है ना वो बैंकर्स और लॉयर्स को दिए, ये एक्सपेंस आउट कर देना है। डन? फिर द फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पीएल टुगेदर विद द कैरिंग वैल्यूज एंड टैक्स बेस्ड ऑन द एक्विजिशन डेट आर एज अंडर। देखिए ये वो वैल्यूज हैं जो सब्सिडी की बुक्स में आ रही हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो कंसोलिडेटेड बुक्स में आएंगी, और ये वो वैल्यूज हैं जो टैक्स बेस हैं इनका। ठीक है जी? अब बताओ सर पहला पॉइंट,
गौर से सुनो, गौर से सुनो। पहला पॉइंट ये कह रहे जनाब, एलजी रिकॉग्नाइज्ड, पेरेंट कंपनी ने रिकॉग्नाइज किया डेवलपमेंट कॉस्ट प्रीवियसली इनकर्ड बाय सब्सिडरी एज एन इंटेंजिबल एसेट एट इट्स फेयर वैल्यू 153 मिलियन। सब्सिडरी had charged this cost in the previous year। ये क्या है सर? मेरे पास एक डेवलपमेंट कॉस्ट है, याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है? इसको हम एसेट बनाएंगे एज अ सेपरेट इंटेंजिबल। यस सर। A contingent liability of 39 million appearing in the financial statements of PL. Legal advisor of LG had estimated that PL is likely to pay 25 million। ये contingent liability आ गई जो कंसोलिडेशन पे, ये सर जो एक्विजिशन पे डिस्कवर हो रही है। Subsidiary had assessed losses of 940 million। It is estimated that subsidiary would be able to utilize 500 million only। Parent expects to utilize 300 million against future taxable profits of the group। 940 मिलियन के लॉसेज हैं, 500 सब्सिडी खुद यूटिलाइज कर लेगा, 300 पेरेंट यूटिलाइज करेगा, 140 के लैप्स हो जाएंगे। ठीक है जी, 140 का हिसाब किताब क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। अच्छा, फिर अब गौर से सर ये चौथा पॉइंट समझना सर, चौथा पॉइंट समझना सर। ये कह रहा है जनाब, सब्सिडरी हैड आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय शेयर ऑप्शंस विद अ मार्केट बेस्ड मेजर ऑफ 140 मिलियन। यानी सर ये मार्केट वैल्यू है 140 मिलियन शेयर ऑप्शंस की, जो सब्सिडी ने अपने एम्प्लॉयज को देने। द शेयर ऑप्शंस आर फुली वेस्टेड, यानी एम्प्लॉय को आपको सर्विस नहीं देनी, ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, बट देना है उनको। As a part of business combination, subsidiaries outstanding share options were replaced by the share options of LG with a market based measure of 140 मिलियन। हमने 140 मिलियन की ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड करके अपने शेयर्स दे दिए। ठीक है जी, अब बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू इज 90 मिलियन। शेयर वाले, टैक्स वाले की नजर में इसकी वैल्यू कितनी है? 90। तो हम डेफर टैक्स किस पे बुक करते हैं? हमने ये उस दिन देखा था किस हम डेफर टैक्स उस वैल्यू पे बुक करते हैं जो एफबीआर की नजर में। ठीक है जी, और वो कितनी है जनाब? 90। ठीक है जी। रिप्लेसमेंट अवार्ड्स आर फुली वेस्टेड, यानी एम्प्लॉय को मजीद कोई काम नहीं करना। मुझे बता, 90 रुपए पे पहले डेफर टैक्स किसने बुक किया होगा? इस 90 रुपए पहले डेफर टैक्स किसने बुक किया होगा? सब्सिडी ने। ऐसा हम अकाउंटिंग वाले से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो रह सकते हैं ना, ऐसा। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इन रिप्लेसमेंट की इंट्रिंसिक वैल्यू साल के एंड पे 150 मिलियन होगी। चलो वो बाद में हम देखेंगे, मैं यहाँ सवाल को रोक रहा हूँ, सिर्फ इतना सवाल छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए। मुझे बता सकते हो पेरेंट की बुक्स में, सॉरी सब्सिडरी की बुक्स में डेबिट टैक्स एसेट आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, आ रहा है? हाँ आ रहा है, डेबिट टैक्स एसेट आ रहा है। कितने का? 24 रुपए का आ रहा है। मेरा पहला सवाल, इसको वेरीफाई करो ये सही है कि नहीं। कैसे वेरीफाई करूंगा? आप अज्यूम करो कि कंसोलिडेशन हुई नहीं है, आप अज्यूम करो कि सब्सिडी की अपनी बुक्स की कैरिंग अमाउंट ये रही। ठीक है जी, उनका टैक्स बेस ये रहा, नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी है उसमें जो काम किया उसको वेरीफाई करके दो, क्या सब्सिडी ने डबल टैक्स सही बुक किया है या नहीं। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, शाबाश। सब्सिडी की कैरिंग अमाउंट भी आपके सामने, टैक्स बेसिस भी आपके सामने, आप इनके डिफरेंस पे डबल टैक्स लगाओ, नीचे वाली एडजस्टमेंट भी पढ़ लो अगर कोई काम किया है। आप अज्यूम करो सब्सिडी कंसोलिडेट नहीं हुई। चलो जी, बहुत सारे लोगों ने 23.8 मिलियन निकाल तो लिया है, यानी वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सब्सिडी ने जो डेफर्ड टैक्स बुक किया बिल्कुल सही बुक किया, ऐसे ही है ना? मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं या नहीं? चलो 1 मिनट और ले लो। सिक्सटी फाइव
हाँ जी, मैं करा दूं। चलो सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट्स आ रही हैं वो मैं ले लेता हूं। ये मैं अपनी तरफ से वर्किंग्स करवा रहा हूं ताकि आपको डेफर्ड टैक्स में पक्का कर दूंगा। सर मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इन्वेस्टमेंट्स है, करंट एसेट्स हैं, तो फिर मेरे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, मेरे पास सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑब्लिगेशंस है, और मेरे पास करंट लायबिलिटीज है। इनके बिलतरतीब कैरिंग अमाउंट 1259,367, फिर 24, तो डेफर्ड टैक्स का अमाउंट है 1572, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 634, 17, और ये 1144, 94। अब बताएंगे टैक्स बेसिस क्या क्या है सर मेरे पास? 867, 887, ये तो सेम ही होगा, ये जीरो होगा, प्रोविजन है। अब बताएं मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है? 372 टैक्सेबल, क्योंकि एसेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा, टैक्स बेस कम है। टैक्सेबल, डिडक्टेबल, और अब इसके अलावा और कुछ चीज है? हाँ है। एक तो लॉसेज है, लॉसेज इसके पास पड़े हुए हैं जो ये खुद यूटिलाइज कर सकता है, तो किसी की जरूरत नहीं है। वो कितने के? वो है 500 मिलियन के डिडक्टेबल डिफरेंस। फिर इसके अलावा सर इसके पास एक और चीज है, वो क्या है? वो इसके पास है शेयर बेस्ड पेमेंट, जो ये खुद दे रहा था अभी तक। वो कितना है सर? 90 रुपीज का, जो खुद दे रहा था। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना आता है टोटल? एड अप एड लेस करें, क्या आ रहा है? एड लेस करें, क्या आ रही है? 158 नेगेटिव, यानी मेरे पास डिडक्टेबल डिफरेंसेस, ऐसा कितना? डेफर्ड टैक्स एसेट कितने से मल्टीप्लाई करो? कितनी? हाँ 35%। अब देखो ये होना चाहिए था डेफर्ड टैक्स एसेट का बैलेंस इस बंदे की बुक्स में। ठीक है, हाँ जी। एसबीपीआर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो बाकी सारी चीजें भी तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है भाजी, उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट तो होना चाहिए ना। हमने पे थोड़ी किया अभी तक। सारी चीजें तो हमें पहले से पता है, हमें पीपी भी मौजूद है। अभी डेफर्ड टैक्स एसेट हम बुक करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, हम उसको रिवर्स कब करते हैं? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सर, देखो इस बंदे ने क्या किया। इस बंदे ने किया ये कि सारा मामला तो किया ना, आई कैप ने जब इसका सोल्यूशन बनाना शुरू किया ना, उन्होंने ये 90 इंक्लूड नहीं किया। ये 90 इंक्लूड नहीं किया, भूल गए बेचारे, भूल गए बेचारे। तो ये 158 की जगह कितना आया? 158 की जगह कितना आया? ये आया 68, ऐसा 68 का इन्होंने लिया 35%, दैट इज 23.8, और ये इन्होंने अपनी बैलेंस शीट पे दिखा दिया 24 रुपए का, और चौड़े होके कहा कि ये सवाल में को गलती निकाल दे तो हम मान जाएंगे। इस सवाल में मैंने 5 गलतियां निकाली थी, मैं उस वक्त रिव्यूअर था इसका। ठीक है, पहली गलती, आपने जब डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया आप भूल गए कि आपने अपने एम्प्लॉइज को 90 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर अवार्ड देना है। अभी आपने दिया नहीं है, सेटल नहीं हुआ ये, तभी तो आपने पेरेंट को ट्रांसफर किया ये, ऐसा। एक तो ये भूल गया वो लोग, चलो ये हमने काम कर दिया सर। अब जरा गौर से सुनना दोस्त, मैंने ये तो करवा दिया आपसे ना। अब भूल जाओ 2 मिनट के लिए कि सब्सिडी ने कोई डेफर्ड टैक्स बुक किया, भूल जाओ। ये सारी इंफॉर्मेशन लो, यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये सारी इंफॉर्मेशन लो, और मुझे ये बताओ कि
कंसोलिडेशन करते वक्त डे वन पे, कंसोलिडेशन करते वक्त डे वन के ऊपर ग्रुप कितने रुपए की डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक करवाएगा? शाबाश, जल्दी बताओ। याद आ रहे ना हम कैसे करते रहे, फेयर वैल्यू टैक्स बेस का डिफरेंस निकाल के। शाबाश, जल्दी से। ये किसी ने कॉपी करना है? अब ये देखो ना कैसे नशे ही है। शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड का हमने ऑप्शन दिए, वो कह रहे हैं लायबिलिटी में तो ऑलरेडी शामिल होगा। और अल्लाह के बंदो, लायबिलिटी क्यों होगा? इक्विटी है ये। हसन उसने लॉसेस में कहा है कि सब्सिडी 500 रुपए के लॉसेस यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। और ये 90 रुपए का इक्विटी का अमाउंट जो अभी तक सेटल नहीं हुआ, ओरिजिनली सब्सिडी ने सेटल करना था। यार मैं कहां जाके टक्कर मारूं, मैं सर अपना फाड़ दूं। मुझे बताओ, अभी तक हमने जितने पुराने केसेस पढ़े, हम डेफर्ड टैक्स एसेट को कब रिवर्स करते थे? बताओ। IFRS 2 में डेफर्ड टैक्स एसेट रिवर्स कब होता था? कब होता था रिवर्स? जब पेमेंट हो जाती थी। हुई है पेमेंट अभी तक? तो फिर कैसे रिवर्स कर दूं? मैं एज्यूम कर लूं कि डेफर्ड टैक्स खत्म कर दें। भाई मेरे पास एक्सपेंस चार्ज हुआ है, मैं डेफर्ड टैक्स एसेट बुक किया हुआ है, अभी तक मैं उसको रिवर्स कैसे कर दूं अभी से? जैसे आगे जाते जा रहे हो बेटा, पुरानी चीजों की तो तुम लोगों ने जो है ना वो, जी बेटा आगे बढ़े। इसको कॉपी करो, हम आगे जाए। सफेद कौन? जीत जाएगा जैसे। कर लिया कॉपी? बड़े ऊपर जाए, ऊपर जाए। चलो जी, अब एक काम करो, मुझे इस पे 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि सब्सिडी ने कोई डबल टैक्स बुक नहीं किया। सर मुझे इस पे ग्रुप के हिसाब से डबल टैक्स बन रहा है वो निकाल के दो। शाबाश। सवाल इतना सीधा नहीं है, पूरी क्लास हमारी खाएगा ये आज की। मैं करा दूं अब? चलो अब आओ जरा बेटा, मैं तुम लोग को इतना सारा एक इतनी प्रैक्टिस कराई है इसकी, मेरे ख्याल में अब तो हो जाना चाहिए तैयारी। सीधा सवाल नहीं। आओ देखो, उसको मैं करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ, तैयार हो? मुझे एक बात बताओ, मेरे पास सबसे पहले पीपी है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर सर करंट एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, और करंट लायबिलिटीज है। इनकी फेयर वैल्यू यानी ग्रुप के हिसाब से कैरिंग अमाउंट, ग्रुप के हिसाब से टैक्स बेस डिफरेंस। मुझे बताया पीपी कितना है सर मेरे पास? 1532, 490, 1572, 634, 60, 1194। टैक्स बेस 887, 290, 1572, 634, 0, 1194। डन। अब मुझे बताएं इनका डिफरेंस क्या है। देखो ये वो डिफरेंस है जो अभी बैलेंस शीट के ऊपर मौजूद है, ठीक है जी। और बता इस पर हम टैक्स रेट कौन सा लें, एप्लीकेबल रेट कौन सा है इनके ऊपर? 35%, क्योंकि सब्सिडी के पास है। और बता इस पर डेफर्ड टैक्स हम बुक करें, ठीक है जी। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश डेफर्ड टैक्स एसेट। यहां तक हिसाब किताब क्लियर है भैया? अब बताओ सर, नीचे के एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करो। मैं एक लाइन इसके बाद छोड़ रहा हूं। वो कह रहा है हमने एक डेवलपमेंट कॉस्ट का एक एसेट क्रिएट किया है, कितने का? 153 का।
भाई अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट है, टैक्स बेस इसका नील है, ठीक है जी। सर मेरे पास अगेन एक टैक्सेबल डिफरेंस आएगा, चूंकि इसको सब्सिडी ने यूटिलाइज करना है तो उस पर भी सर 35% का टैक्स रेट। सर मेरे पास कंटिंजेंट लायबिलिटी कितने की, 25 रुपए की, टैक्स बेस इसका भी 0, 35% का रेट और ये अमाउंट। और लॉसेस सब्सिडी कितने यूटिलाइज करेगी, सर मैं डायरेक्ट 500 रुपए यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है जी, 35% ऐसा। फिर मुझे बताओ लॉसेस पेरेंट कितने यूटिलाइज करेगा, कितने, 300। इसके अलावा सर मेरे पास एक और चीज रह गई, वो क्या है, सवाल में जो मैंने पढ़ा था वो है मेरे पास सर साल के स्टार्ट पे कंसोलिडेशन करते वक्त IFRS 2 का शेयर बेस्ड पेमेंट एक्सपेंस, ठीक है जी, वो कितने के भैया, सर गलत लगा दिया सर, और ये 25% से आएगा, डन। अब बताओ सर इन सबको मैं एडअप करूं तो ये मेरे पास ग्रुप के हिसाब से डेफर्ड टैक्स आएगा कितने का, 47.05 का, ऐसा। ये एसेट है लायबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है लायबिलिटी है। अब बताओ जब मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ मैं इसको कंसिडर करूंगा, और सुनो मुझे बताओ सर सब्सिडी की बुक्स में ऑलरेडी एक डेफर्ड टैक्स मौजूद है, क्या करूं उसको, सर इग्नोर कर देना, आपने तो उसको इग्नोर करके निकाल दिया हिसाब किताब सारा, ऐसा इग्नोर करके आपने निकाल दिया सारा हिसाब किताब। अब बताओ जब मैं गुडविल कैलकुलेट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, बेटा कंटिंजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हमने देखा था हमने ये देखा था कि सब्सिडी की बुक्स में अगर डिस्क्लोज्ड है तो पेरेंट जब उसको अक्वायर करेगा तो अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेगा, यानी ग्रुप अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करेगा, याद आ रहा है। सही है, पेरेंट का एक दो बताएंगे शेयर बेस्ड पेमेंट जो हम रेट पेरेंट का लगा रहे हैं ये किस वजह से लगा रहे हैं, इसलिए क्या पेरेंट ने कहा कि यार मैं ये से खुद सेटल कर लूंगा, सब्सिडी से हमने कहा कि हम सेटल कर देंगे, आप छोड़ दो, तो अब इसको क्लेम कौन करेगा अपने टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में, पेरेंट क्लेम करेगा, सेटल सेटल जी। अब इसको पहले कॉपी कर लो, दो टुकड़ों में मैंने आपको करा दिया, पहले मैंने आपको सब्सिडी का डेफर्ड टैक्स निकलवाना बताया कि सर डेफर्ड टैक्स सब्सिडी की बुक्स में जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो होना चाहिए था 55 पॉइंट समथिंग। अब बताओ सर मैं अगर ग्रुप के हिसाब से देखूं तो आज मुझे इतना रुपए का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करनी चाहिए, और वो जब मैं अभी गुडविल कैलकुलेट करूंगा तो मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है जी। मैं गलत रिवर्स करने का मसला नहीं था ना यार, सारा मसला ये था कि उसको इग्नोर ही करना था, हाई कैप ने उसको कंसिडर किया है, बता रहा हूँ क्यों। हेलो क्लास क्लास जी। अब देखो मेरी बात सुनो सर, आई कैप ने क्या किया पता है, आई कैप ने कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस लिया और कहा ये एडिशनल डेफर्ड टैक्स है जो हम बुक कर रहे हैं, और सब्सिडी के डेफर्ड टैक्स को ओपनिंग कंसिडर किया, इसको एडिशन कंसिडर किया, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली सही नहीं था क्योंकि उसका ओपनिंग डेफर्ड टैक्स क्या था, गलत था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देखो आई कैप में जो सब्सिडी की बुक्स का डेफर्ड टैक्स आ रहा है ना उसको इग्नोर किया करो, उसको इग्नोर किया करो, आप अपना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। सर ये कॉपी कर लिया और हम आगे बढ़ जाए। हाँ चलो मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, पेरेंट ने कितनी कंसिडरेशन पे की है, कंसिडरेशन एक तो सर कैश में पे की है, कितने की, 2000 रुपए की। फिर फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड्स कितने की, 140 की। फिर इसके अलावा बस सर हमारे पास 2140 आ गया। अब बताएं नेट एसेट्स कितने हैं सर, एक्सक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स जी। सर ये रहे नेट एसेट्स, करें इनको नेट जी, कितना करें इनको, एडअप करें इनको, कितना आ रहा है,
हाँ जी 1834 पक्का पक्का सर 1834। इसके अलावा हमारे पास एक लायबिलिटी है, डेबिट टैक्स लायबिलिटी कितने की 47.05 क्या आ रहा है देखें, नेट करें क्या आ रहा है 1787 क्या आ रहा है सर कितना आ रहा है गुडविल कितनी आ रही है बेटा गुडविल 353 डन। अब बताया गुडविल किस दिन कैलकुलेट हुई है, ये गुडविल किस दिन कैलकुलेट हुई है साल के पहले दिन। इस सवाल में दूसरा बड़ा ब्लंडर इसने कैलकुलेट करवा दिया गुडविल साल के स्टार्ट में। साल के एंड पे इन एसेट्स का क्या हुआ एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया। साल के एंड पे इसमें से पीपी कितना यूज हुआ क्या नहीं हुआ उस बंदे ने कुछ भी नहीं दिया। फिर क्या दिया, ये कॉपी करें, आए सवाल को आगे लेके चलें थोड़ा सा। क्वेश्चन यही तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स है जो नीचे जिनके अलग से डेबिट टैक्स बुक करना है। ये ले भाई बड़े चलो। इस बंदे ने सर फिर आपसे क्या किया, इस बंदे ने यहां तक सवाल तो कैरी किया ना, उसके बाद ये आ गया भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर, ये ट्रांजैक्शन हुई और से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही थी तो ऊपर वाले तो एसेट भी यूज हो रहे होंगे, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने आपसे पहली चीज पूछी गुडविल कैलकुलेट करो, ठीक है, और जो डेबिट टैक्स रिकॉग्नाइज करना है वो रिकॉग्नाइज करके दो, ठीक है जी। अब मुझे बताओ नीचे एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। अब एक मिनट के लिए भूल जाओ ऊपर कोई कंसोलिडेशन हुई है। वो कह रहा है पेरेंट ने सब्सिडी को, सब्सिडी ने पेरेंट को स्टॉक बेचा, पेरेंट ने सिर्फ एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की। मुझे इन दो ट्रांजैक्शंस का डेबिट टैक्स इंपैक्ट निकाल के दो, शाबाश। इन दो ट्रांजैक्शंस का डेबिट टैक्स इंपैक्ट निकाल के दो आइसोलेशन में। जी दूसरा बताएं। देखिए सर यहाँ पर 80 रुपए का अनसोल्ड स्टॉक है, ठीक है जी। ये सब्सिडरी के पास पड़ा हुआ है, इस पे 20% का गेन है, 16 रुपए हो गए। ये 16% सब्सिडरी का रेट लगा दे 35%, कितना आ रहा है सर, ये कितना आ रहा है मेरे बच्चों, कितना आ रहा है मेरे बच्चों। अब एक नशे एक चर्सी नहीं बताएगा कितना आ रहा है। दूसरे का भी निकाल लें सर, 140 इंटू 15% कितना आता है। बेटा कितना आ रहा है, ऊपर वाले का 21 है, 21 इंटू 25%, ये कितना आ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला 5.6 और नीचे वाला ये आ गया सर डेबिट टैक्स एसेट लास्ट वाला। लास्ट वाला सर, सर उसने एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट किए, शाबाश ले लो 1 मिनट। तीन और हो चुके भाई, हमेशा स्टॉक पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है। और कल समझाया, मैं सर फाड़ दूं अपना, अल्लाह की कसम, फिर तुम लोगों को बताना शुरू करो कि ग्रुप अकाउंट्स के लिए इसका कैरिंग अमाउंट कम आ रहा होता है, टैक्स बेस ज्यादा आ रहा होता है। कल पूरा समझाया, बढ़े आगे हो गया। फिर मुझे बता इसके बाद वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है प्यारे भाई, हमारे पास
एक एसोसिएट में हमने इन्वेस्टमेंट की है 165 मिलियन की, ड्यूरिंग द पीरियड उसने 50 मिलियन का गेन उसने गेन कमाया। सर प्रॉफिट में हमारा शेयर कितना है? प्रॉफिट है कितना? 50 मिलियन का। उसने उसमें से 20 मिलियन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? पहले तो डिविडेंड कितना आ गया इसमें से? डिस्ट्रीब्यूटेड 20, कितना रह गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड? 30। इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड में हमारा शेयर कितना है? 30% यानी 9 रुपए। अब बताओ 9 रुपए को कैसे हासिल करना चाहोगे? सर मैं चाह रहा हूं इस 9 रुपए को मैं हासिल करूं 40% कैपिटल गेन के थ्रू और 60% डिविडेंड के थ्रू। तो बताओ कैपिटल गेन कितनी अमाउंट का होगा? 3.6 और 5.4। इस 3.6 पे सर मैं टैक्स पे करूंगा। डिविडेंड का टैक्स रेट है 12.5%, इसका टैक्स रेट है 17.5%। मुझे बताओ ये कितना है और ये कितना है? पहला 0.45, दूसरा 0.945। पक्का? अब एडअप करें इन दोनों को। 1.39। श्योर यही है भैया? यही है, वैल्यूज चेक कर लो। हाँ जी। अब बताओ सर ये दोनों ट्रांजैक्शन साल के स्टार्ट पे मौजूद थी या ड्यूरिंग द पीरियड हुई हैं? ये साल के स्टार्ट में मौजूद थी या ड्यूरिंग द पीरियड हुई है? ये साल के स्टार्ट में मौजूद थी या ड्यूरिंग द पीरियड हुई? ड्यूरिंग द पीरियड हुई है। अब बताओ मुझे फिर आपसे एक काम करवाना है। तैयार हो? तैयार हो? दूं एक छोटा सा काम सवाल में और दूं? सर मुझे इतने रुपए का डेबिट टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक करनी है, दूं? एक पॉइंट और दे दूं? सर मुझे एक बात बताओ, डे 1 पे आपने शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर एक पंचायत की थी, 90 रुपए पे डेबिट टैक्स एसेट बुक किया था, याद आ रहा है? सर मुझे एक बात बताएं, IFRS 2 पे हमने डे 1 पे एक चीज सोची थी कि हमने इस पे डेबिट टैक्स एसेट बुक करना है, किया हमने। अब बताओ सर, वो कह रहा है साल के स्टार्ट पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 90 थी, अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो चुकी है कितनी? 150। ये कहां लिखा हुआ है? वो कह रहा है साल के स्टार्ट पे इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी कितनी? 90। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो चुकी है कितनी? 150 रुपए। तो सर मुझे एक बात बताएं, मैं क्या करूं? डेबिट टैक्स एसेट फर्दर इंक्रीज कर दूं? हैं? सर 90 रुपए पहले बुक था, अब 150 पे जा चुका है, तो क्या करूं मैं? 60 रुपए पे एडिशनल डेबिट टैक्स बुक कर लूं 25% से, क्या आता है देखो जरा? 15 रुपए। यार अब एक बात बताओ, इस सवाल का ना कुछ तुक ही नहीं बनता था। ये सवाल ही नहीं है, किसी हजाम ने सवाल बनाया। क्यों? उसकी वजह ये है कि यार उस बंदे ने सारी चीजें पूछने की कोशिश की लेकिन सवाल की थीम ही तोड़ दी।
आपको नेट एसेट्स दिए साल के स्टार्ट के, ये बताया ही नहीं कि इन नेट एसेट्स का क्या हुआ एंड में। उन्होंने कहा तो काम करो ओपनिंग पे डेबिट टैक्स बुक कर दो, हमने कर दिया। फिर उसने कहा एक काम करो ड्यूरिंग द पीरियड कुछ ट्रांजेक्शन हुई है इस पे मजीद डेबिट टैक्स बुक कर लो, हमने कर दिया। अब भाई जो हमने ग्रुप में चीजें खरीदी थी उनका क्या हुआ साल के एंड पे, कितना रुपए का एसेट यूटिलाइज हुआ, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना था उसमें, इन्वेस्टमेंट कितनी बिकी खरीदी, कुछ नहीं बताया उसने। उसने सिर्फ आपसे कहा कि ऊपर का हिसाब किताब कर लो और नीचे में 3-4 ट्रांजेक्शन दे रहा हूं उस पर डेबिट टैक्स निकाल के दे दो। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, क्या ये डेबिट टैक्स की फिगर सही है 24? नहीं सर, ये सही फिगर क्या थी, सही फिगर क्या थी, हमने कैलकुलेट की थी सर 55.3 का एसेट था इधर, ऐसा ऐसा ऐसा। अब मैं आपसे कह रहा हूं जनाब, दो काम करके दो मुझे प्लीज, बोर्ड पे देखो। एक काम मैं खुद से करवा रहा हूं तुम लोगों से, ये सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास साल के स्टार्ट पे ओपनिंग डेफर्ड टैक्स एसेट मौजूद था कितने का, 55.3 पक्का यही था, सही डेफर्ड टैक्स एसेट जी सर। बताओ जब हमने कंसोलिडेशन शुरू की तो हमें लगने लगा कि इसकी तो डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बल्कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, कितनी 47.05, यही है, यही लेके आए ग्रुप के हिसाब से। तो मुझे एक बात बताएं, साल के स्टार्ट पे डेफर्ड टैक्स में कितना मूवमेंट आया, साल के स्टार्ट पे डेफर्ड टैक्स में कितना मूवमेंट आया, कितना मूवमेंट आया साल के स्टार्ट में? जी जनाब, बेटा कितने का चेंज आ रहा है मेरा प्यारा बच्चा, कितने का डेफर्ड टैक्स आ रहा है? ये देखो नशइयों ने इनको नेट करके दे दिया 8.25, मर जाओ डूब के। दो दूसरी साइड बराबर करने के लिए क्या 8.25 डालूंगा, 102.35। सर इतने रुपए से हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इस साल रिकॉर्ड हुई और वो गुडविल में चार्ज हुई, ऐसा। इसके अलावा फिर सर हमने और कोई डेबिट टैक्स बुक किया इस साल? हाँ हाँ हमने बुक किया भाई, हमने डेबिट टैक्स एसेट बुक किया किसके ऊपर, किसके ऊपर सर, स्टॉक के ऊपर 10.85। सर हमने डेबिट टैक्स एक्सपेंस या लायबिलिटी बुक की किसके ऊपर सर, डिविडेंड और इसके ऊपर कितने की 1.395, याद आ रहा है। और सर हमने एक और काम भी किया, हमने फिर फर्दर डेबिट टैक्स एसेट बुक किया कितने का 15 रुपए का। ये डेबिट टैक्स की टोटल मूवमेंट है जो इस साल की है। ओपनिंग शुरू हुआ था, लेकिन देखो मैं फिर आपको बता दूं सवाल का बेटा कुछ सर पैर ही नहीं है। ये सवाल मैं नहीं कराता ना और आप घर से करते ना, आपको इतनी कंफ्यूजन होती, इतनी कंफ्यूजन होती कि करना क्या इसका। इस बंदे ने आधा सवाल ओपनिंग पे करवाया, आधा सवाल इस बंदे ने क्लोजिंग पे कराया, ठीक है जी, कोई सर पैर नहीं। बस ये बंदा ये चाहता था आपको ओपनिंग डेबिट टैक्स कैलकुलेट करना आता ताकि आप गुडविल कैलकुलेट कर लें, और नीचे जो ट्रांजेक्शन थी उसमें उसने ये कैलकुलेट करवाया कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे डेबिट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। ऐसा अगर मैं गुडविल कैलकुलेट करता पुराने डेबिट टैक्स के साथ तो पुराना डेबिट टैक्स एसेट था, ऐसा ऐसी चेक करो, मैं तुम लोग सिखा देता हूँ, चलो यहाँ देख लो, ये गुडविल कैलकुलेट हुई हुई है, हुई हुई है। हाँ उसको जरा यहाँ देख लो, अगर ये गुडविल कैलकुलेट होती किसके साथ, पुराने पुराने डेबिट टैक्स के साथ, पुराने डेबिट टैक्स के साथ, तो मुझे एक बात बताओ मेरे पास कंसिडरेशन कितनी होती, कितनी होती 2140। नेट एसेट्स कितने थे एक्सक्लूडिंग गुडविल, 1834, ठीक है जी। मेरे पास इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट होता कितने का 55.3 का, ठीक है जी। बताओ मेरे पास गुडविल कितनी होती 251, ऐसा। अब बताओ सही डेबिट टैक्स के साथ गुडविल कितने की है,
कितना फर्क है बेटा इन दोनों पोर्टफोलियोज में? ऐसा क्या जी? बैटिंग प्रैक्टिस में आओ ना, गेम खेलते हैं। हाँ जी, सर आ जाए मेरा दोस्त। सर अपने पास सेटिंग डालेंगे डेबिट टैक्स विद। अच्छा ये पूछ रहे जनाब, कल की क्लास में हमने बताया था कि अगर सब्सिडी का पहले से डेबिट टैक्स हो तो हमने फर्दर निकालना है, वो यार क्यों नहीं किया? उसके साथ इशू मेरे बच्चे, मैंने बताया था कि आप अपना कैलकुलेट कर लो, उसको इग्नोर कर दो और डायरेक्ट मुकम्मल डेबिट टैक्स बुक कर लो। याद आ रहा है? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, और से एक चीज सुनना सर, मैं आपके सामने ना एक छोटी सी इलस्ट्रेशन रख रहा हूँ। मुझे एक बात ये बताओ, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। सर उसको मैंने खरीदा, उसकी परचेज प्राइस है से 10,000। ईयर 1 के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू हो गई 8,000। ईयर 2 के एंड पे उसकी फेयर वैल्यू हो गई 13,000। ईयर 3 में हमने उसको सेल आउट कर दिया 13,000 रुपए में, ठीक है जी। सर मुझे सबसे पहले इग्नोरिंग डेबिट टैक्स इसकी जर्नल एंट्रीज पास करके दें, इग्नोरिंग डेबिट टैक्स। इन्वेस्टमेंट है एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। एट फेयर वैल्यू ओसीआई में गेन ओसीआई में ही जाएगा भाई, शाबाश। जल्दी मुझे जर्नल एंट्रीज पास करके दो, शाबाश। अच्छा जी, सर मुझे एक बात बताएं, कल देखिए दोबारा सर मुझे एक बात बताएं, देखिए गौर से देखें, बोर्ड पे देखें, देखिए टैक्स वाले की नजर में जो इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है ना, वही इसका टैक्स बेस है। मुझे बताएं, सबसे पहले मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 10,000 रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? 10,000 रुपए से। कोई डेबिट टैक्स राइज होगा? नहीं। फिर सर ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चली गई 8,000 पे, 2,000 का लॉस हुआ, क्या एंट्री पास की मैंने? ओसीआई डेबिट कितने से? 2,000। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 2,000। मुझे एक बात बताओ, क्या पीएनएल हिट हुआ? क्या पीएनएल हिट हुआ? क्या पीएनएल हिट हुआ? क्या पीएनएल हिट हुआ मेरा भाई? नहीं। तो क्या मैं डेबिट टैक्स अगर बुक करूं, आज डेबिट टैक्स बुक होना चाहिए? हाँ सर। कैरिंग अमाउंट कितना है एसेट का? 8,000। टैक्स बेस कितना है? 10,000। तो मुझे बताएं सर, मेरे पास कितने रुपए का डिडक्टेबल डिफरेंस है? 2,000 का। इस डिडक्टेबल डिफरेंस में मेरे बच्चों में क्या बुक करूं? इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे अज्यूम करो 40% का रेट है, डेबिट टैक्स एसेट बुक करूं ऐसा, और ये डेबिट टैक्स एसेट सीधा सीधा इक्विटी में चार्ज होगा, ओसीआई में चार्ज होगा ऐसा। क्या एंट्री पास करूंगा सर मैं? डेबिट टैक्स एसेट डेबिट कितने से? 800 रुपए से। और ओसीआई क्रेडिट कितने से? 800 रुपए से। डन। अल्लाह के बंदो, एसेट पे डेबिट टैक्स चार्ज हो रहा है चाचा, इक्विटी पे नहीं हो रहा। हाँ जी। अब बताएं सर, मेरे पास ये टू में क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, बोल रुपए देखना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। फिर आपने क्या किया सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने है सर? सर 8 से चला गया 13 पे, 5,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। क्या अभी पीएनएल हिट हुआ? क्या अभी पीएनएल हिट हुआ? नहीं सर, अभी भी नहीं हिट हुआ। तो मुझे बताओ, जो मेरा डेफर टैक्स है
वो सर मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है डेफर्ड टैक्स का, तो सर एसेट का कैरिंग अमाउंट कितना है 13,000। बताएं सर मेरे पास टैक्स बेस कितना है 10,000। बताएं सर मेरे पास 3,000 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस आ गया। इस टैक्सेबल डिफरेंस पे 1,200 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए, 1,200 रुपए की। ऐसा बेटा मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन सरप्लस पे डेफर्ड टैक्स बुक किया था कायनात, थोड़े टाइम पहले ही हमने पढ़ा, इतना ज्यादा दूर नहीं गए, याद आ रहा है? उस पर हमने क्या किया था, जब गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस में जा रहा था हम उसका डेफर्ड टैक्स भी कहाँ चार्ज कर रहे थे? मुझे बताओ ये गेन और लॉस कहाँ जा रहा है, ये गेन और लॉस कहाँ जा रहा है? इक्विटी में, तो उससे रिलेटेड डेफर्ड टैक्स भी कहाँ जाएगा? इक्विटी के अंदर ही जाएगा, सही। अब बता सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए 1,200 रुपए की। अच्छा मेरे पास तो एसेट है, मेरे पास तो एसेट है, तो मुझे इसको लायबिलिटी बनाना पड़ेगा। सर पहले तो डेफर्ड टैक्स एसेट को उड़ाओ, कितने से? 800 से। फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट करो, कितने से? 1,200 रुपए से। और ओसीआई डेबिट कर दो, कितने से? 2,000 से। ऐसा ऐसा मुझे एक चीज ये बताओ, अभी ओसीआई में कितना बैलेंस पड़ा हुआ? 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 ओसीआई में कितना बैलेंस पड़ा हुआ मेरे बच्चों, बताओ बेटा। कितने हजार तुम ऊपर हो अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से? कितना ऊपर हो अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से? जी, कितना ऊपर है अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से? मुझे बताओ मैंने किस जगह पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक किया बेटा? बिल्कुल 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 कायनात, बिल्कुल 3,000 होना चाहिए। नेट ऑफ टैक्स करो कितना आ रहा है? यार मदद ऐसे सवाल क्यों पूछती हो बेटा, जब तुम्हारे पास ओवरऑल बैलेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का बन रहा है एज एट, तो मैं डेफर्ड टैक्स एसेट को रिवर्स करता हुआ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचूंगा ना। मेरे पास क्या मौजूद है बेटा? मॉड्यूल ई का एग्जाम देना है मेरा बच्चा, डेफर्ड टैक्स एसेट मौजूद है, मुझे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी लेके जानी है 1,200 रुपए की। तो क्या करूं मैं, एसेट पे मौजूद हूं, लायबिलिटी तक जाने के लिए क्या करूंगा मैं? पहले एसेट को रिवर्स करूंगा, लायबिलिटी बुक करूंगा। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास ईयर 2 तक अब तक मैं कितने रुपए का सर डेफर्ड टैक्स बुक कर चुका हूं? ईयर 2 तक मैं कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स बुक कर चुका हूं मेरे बच्चों? सर मैं ईयर 2 तक कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स बुक कर चुका हूं सर? कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स बुक कर चुका हूं? यार अल्लाह के वास्ते जवाब दे दो, बंदा मर जाता है तुम्हारे आगे। सर 1,200 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुकड है। अब बताओ मैंने इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया उठा के, ईयर 3 में बेच दिया, बेचा कितने में? 13,000 में। क्या एंट्री पास की? कैश डेबिट कितने से? 13,000। और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से? 13,000। क्या कोई गेन बुक हुआ? 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 नहीं। लेकिन टैक्स वाले की नजर में 3,000 रुपए का टैक्स प्रॉफिट आ गया। इस टैक्स प्रॉफिट पे एफबीआर क्या करेगा? 40% के हिसाब से 1,200 रुपए का करंट टैक्स एक्सपेंस ठोक देगा। ऐसा जब करंट टैक्स एक्सपेंस ठोकेगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से? 1,200 रुपए से। करंट टैक्स लायबिलिटी कितने से? 1,200 रुपए से। अब देखो पीएनएल में 1 रुपए की गेन नहीं गया, लेकिन करंट टैक्स एक्सपेंस तो पीएनएल में जा रहा है। तो बताओ हम क्या करें? तो बताओ हम क्या करें? हम क्या करें? अब बताओ मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है उसको रिवर्स कर दूं? उसको रिवर्स करूं? किसके थ्रू रिवर्स करूं? किसके थ्रू? किसके थ्रू रिवर्स करूं सर? किसके थ्रू रिवर्स करूं? डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करना पड़ेगा मुझे ताकि इस एक्सपेंस को न्यूट्रलाइज कर सकूं। सर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट कितने से? 1,200। और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से? 1,200। इसका मतलब है सर एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज होता है एंड मूव होता है थ्रू ओसीआई, लेकिन एट डिस्पोजल डेफर्ड टैक्स रिवर्स होता है थ्रू पीएनएल। ऐसा है सर, इसको कॉपी कर लें, शाबाश।
शाबाश मेरे बच्चों।